पराशरण दाब देख लेते हैं। पराशरण दाब क्या होता है? तो पराशरण दाब जो होता है जब दो विभिन्न सांद्रण वाले विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, जब दो विभिन्न सांद्रण वाले जो विलयन होते हैं वो उसको अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किया जाता है। कोशिका द्रव और बाह्य वातावरण में उपस्थित विलयन, ठीक है, या बाहर में कोशिका के बाहर उपस्थित विलयन को जब अलग किया जाता है तब विलयन में घुलनशील विलय पदार्थों की उपस्थिति के कारण उसमें एक दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है? तब विलयन में घुलनशील पदार्थों जो विलयन पाया जाता है, चाहे वो कोशिका द्रव हो या कोशिका द्रव के बाहर उपस्थित विलयन में घुलनशील विलय पदार्थों की उपस्थिति के कारण उसमें दाब पाया जाता है, जिसको पराशरण दाब कहते हैं, जिसकी वजह से अंदर बाहर होता रहता है। दूसरे शब्दों में किसी विलयन का पराशरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो कि अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध जल या विलायक के अणुओं को उसके अधिक सांद्रता विलयन वाले से प्रवाहित होने से रोक देता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। इसको पराशरण दाब का जो मापन है वो वायुमंडलीय दाब के रूप में किया जाता है। 1 atm या वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.00 बार होता है। इसको वॉन हॉफ ने विलयन के पराशरण दाब एवं विलयन की सांद्रता से संबंध दर्शाया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसके संबंध को, जो पाई बी बराबर NS/RT होता है। यदि हम पाई को पक्षांतर कर देते हैं, क्या करते हैं, पाई को पक्षांतर कर दिया जाता है। ठीक है, इस पाई को यहाँ पे ले आते हैं तो v यहाँ पे नीचे आ जाएगा और NS/V हो जाएगा, RT हो जाएगा। फिर इसको लेफ्ट एंड राइट लेते हैं। NS/V बराबर C होता है तो पाई बराबर CRT हो जाता है। यहाँ पर पाई जो होता है वो पराशरण दाब होता है, V जो होता है विलयन का आयतन होता है, NS विलय के अणुओं की संख्या है, R जो होता है वो गैस स्थिरांक होता है, T जो होता है मानक ताप होता है, C या NS/V बराबर होता है सांद्रण। तो इस तरह से ये पाया जाता है, जिसमें पराशरण दाब का मान जो होता है विलय पदार्थों की मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक है, इसमें कम पराशरण दाब अर्थात कम सांद्रण वाले विलयन को हम हाइपोटोनिक विलयन से अधिक पराशरण दाब वाले अधिक सांद्रण वाले विलयन को हाइपोटोनिक विलयन की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विपरीत है। पराशरण जो होता है यहाँ जल द्वारा क्या करते हैं, जल द्वारा विपरीत दिशा की ओर जाने वाली गति है, या जो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रतन में अति तनु विलयन की ओर जाते हैं। तो इसमें अधिक सांद्रण विलयन पर बाह्य दबाव पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पराशरण बोलते हैं। पराशरण का महत्व देखते हैं। तो पराशरण का जो महत्व है वो देख लेते हैं। क्या चीज़ है? मूल रोमों द्वारा जल के जो अणुओं का अवशोषण पराशरण द्वारा संभव होता है। मूल रोमों द्वारा जल के जो अवशोषण होते हैं वो किसके द्वारा होता है? पराशरण द्वारा संभव होता है। पराशरण के कारण पादप शरीर में एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जल का संचरण होता है। पराशरण के द्वारा क्या होता है कि पराशरण के कारण पादप शरीर में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का संचरण होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो पादप के विभिन्न अंग पराशरण के द्वारा स्फीतित रहते हैं, जिससे वे अंग है, पत्ती है आदि अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के संपर्क में रहती है, जिसकी वजह से। चौथा देखते हैं। तो पराशरण पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, पराशरण की वजह से पौधे क्या हो जाते हैं? दृढ़ता होते हैं, मजबूती से बंधे रहते हैं, जिससे वह अपने आकार को बनाए रखता है। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना पराशरण पर निर्भर करता है। ठीक है, स्टोमेटा जानते होंगे। स्टोमेटा जो होता है वो उसका खुलना और बंद होना भी किस पर निर्भर करता है? पराशरण पर निर्भर करता है। यहाँ पे फिर होता है जड़ की वृद्धिकारी शीर्ष है, पराशरण के कारण स्फीति रहकर मृदा के कणों को भेदने में समर्थ रहते हैं। जड़ के जो वृद्धिकारी शीर्ष होते हैं वो पराशरण के कारण स्फीति रहकर मृदा के कणों को भेदने में समर्थ रहते हैं। फलों तथा बीजाणुधानी के स्फुटन की प्रक्रिया, जीवद्रव्य विकुचन है आदि भी पराशरण पर ही निर्भर करता है। इस तरह से पाया जाता है। पराशरण और विसरण में अंतर देख लेते हैं। पराशरण और विसरण में
परासरण और विसरण में अंतर देखते हैं तो परासरण और विसरण में पहला अंतर है, परासरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। जब भी परासरण की क्रिया होगा तो उसके लिए क्या झिल्ली चाहिए, अर्धपारगम्य झिल्ली चाहिए रहता है। उसके बाद देखते हैं इसमें विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ केवल तरल विलायक के लिए अणुओं द्वारा संपन्न होता है। जो भी तरल विलायक होंगे, परासरण की क्रिया जो होता है वो तरल विलायक के अणुओं द्वारा संपन्न होता है, जबकि विसरण की क्रिया जो होता है गैस है, द्रव है, सभी के लिए लागू होती है। इस क्रिया में विलायक के अणु एक विलयन से दूसरे विलयन में जाते हैं और दूसरा जो विसरण होता है इस क्रिया में विलेय पदार्थ तथा विलायक अर्थात दोनों अणु विसरित होते हैं। उसके बाद देखते हैं परासरण। यह क्रिया विलेय के विभव पर पूर्णतः आश्रित होते हैं। विसरण यह क्रिया विलेय के विभव पर आश्रित नहीं होते हैं। उसके बाद परासरण। इस क्रिया के दर विलयन में विलेय उसी के जैसे अन्य पदार्थों के अणुओं पर निर्भर होते हैं, लेकिन किसी विशेष पदार्थों के विसरण की दर अन्य पदार्थों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होते हैं। तो इस तरह से पाया जाता है। परासरण की क्रिया द्वारा तंत्र के दोनों ओर विलायकों के सांद्रण को बराबर नहीं किया जा सकता है। इस क्रिया के द्वारा उपलब्ध जो स्थान के संपूर्ण भाग में विसरण करने वाले अणुओं की सांद्रता को बराबर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पे अंतःपरासन और बाह्यपरासन देख लेते हैं। क्या होता है अंतःपरासन और बाह्यपरासन। अंतःपरासन जो होता है, अंतःपरासन की क्रिया तब तक होती है जब तक कि कोशिका द्रव की सांद्रता बाहरी विलयन की सांद्रता से अधिक ना हो जाए। अंतःपरासन कब तक होती है, जब तक कि कोशिका द्रव की सांद्रता जो होती है वो बाहर के विलयन की सांद्रता से अधिक ना हो जाए। बाह्यपरासन जो होता है, बाह्यपरासन तब तक होता है जब तक कि बाहरी विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव की सांद्रता से अधिक ना हो जाए। उसके बाद देखते हैं अंतःपरासन। तो इस क्रिया में विलायक के अणुओं का विसरण बाहरी विलयन से कोशिका के अंदर होता है और इस क्रिया में विलायक के अणुओं का विसरण जो होता है कोशिका के बाहर होता है। अंतःपरासन से कोशिकाएं स्फीतित हो जाती है, टर्गित प्रेशर लगता है। बाह्यपरासन में सलत प्रेशर हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, इसके अंतर होते हैं।